आज हम कक्षा 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री विलयन पढ़ेंगे। आज जो वन शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे आधे घंटे का। बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। आज हम लोग तैयारी करेंगे क्योंकि अच्छे नंबर पाना है और टॉप करना है। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण जैसे कि है जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। ठीक है, जैसे कि ये पात्र है, इसमें चीनी डाल दिए हैं, इसको हिलाते हैं, हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, चीनी जल में घुल जाता है। ये पूरा घुल गया है तथा चीनी और जल एक पारदर्शक समांगी मिश्रण बन जाता है, अर्थात विलयन बन जाता है। ये पूरा जो घुल जाएगा ये पूरा विलयन हो जाएगा। ठीक है ना। वायु भी कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। जो ये वायु है वो कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है, अर्थात विलयन है। विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक है ना। विलय, पहला घटक विलय। विलय का वह घटक जो विलीन होता है, अर्थात जो घुलता है, उसे विलय कहते हैं। सोलूट, जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, अर्थात घुल जाता है, तब नमक विलय घटक मिला है। मतलब कि जैसे कि ये है, इसमें नमक है, नमक को जल में घुला देते हैं तो विलीन हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, उसी को विलय कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक जिसमें विलय घुलते हैं, अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। जल में नमक घुलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, अर्थात जल विलायक घटक है। मतलब कि जैसे कि ये है, ये आपका गिलास है, इसमें जल है, ठीक है, और ये आपका नमक है। ठीक है ना। जब ये घुल जाएगा तो ये पूरा जल बन जाएगा। ठीक है, जल को ही विलायक कहते हैं। अब समझ में आया? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, जैसे कि विलयन को व्यक्त करने के लिए पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर से सुन ले, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत विलयन का भार बटे विलयन का भार, विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। दूसरा, आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं, अर्थात आयतन प्रतिशत विलय का आयतन विलयन का आयतन गुणा 1000। 3 पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो विलयन के 1 मिलियन मतलब कि 100 लाख ग्रामों में उपस्थित पदार्थ की ग्राम मात्रा को उसकी पार्ट्स पर मिलियन ppm कहते हैं। मतलब कि 10 लाख ग्रामों में उपस्थित पदार्थ की वह ग्राम मात्रा जो उसको पार्ट्स मिलियन कहते हैं। ठीक है ना। इसका हो जाएगा सूत्र, ppm में सांद्रता विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁶। विलयन के प्रकार। विलय प्रकार: ठोस विलयन में
विलय ठोस होगा, विलायक ठोस होगा। उदाहरण तांबे तथा शीशे का विलयन, ठीक है ना। अब विलय द्रव होगा, विलायक ठोस होगा, ठीक है। पारे का सोडियम के साथ अम्लगम अम्लगम पारे का सोडियम के साथ अम्लगम। और गैस और ठोस के साथ प्लेटियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। द्रव विलयन में ठोस द्रव जल में घुला ग्लूकोज, और द्रव द्रव जल में अल्कोहल, और गैस द्रव वायु में घुली ऑक्सीजन। गैस विलयन ठोस गैस जब मिलेंगे तो आयोडीन का वायु में विलयन, और द्रव गैस मिलेंगे तो वायु में वो जल वाष्प, और गैस मिलेंगे तो वायु, ठीक है। संतृप्त विलयन किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है, ठीक है ना। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर मिलायन को हिलाने पर चीनी का जल में विलय होता रहता है, लेकिन अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब चीनी का जल में घुलना रुक जाता है एवं चीनी विलयन के पात्र के नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था में विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अगर आप हिला रहे हैं चीनी को थोड़ा सा तो वो नीचे बैठ जाता है, उसी को विलयन का संतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरा तरीके से परिभाषित कर देते हैं, वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा के विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सके तो उस अवस्था में बने विलय को संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए ना। वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा के विलायक में और विलय के अधिक पदार्थ के घोले जा सके तो उस अवस्था में बने विलय को संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तथा वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोले जा सके। दूसरे तरीके से वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोले जा सके तो इस प्रकार के विलय को असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए ना। वो निश्चित विलायक उसमें निश्चित लगेगा और इसमें वह विलयन जिसमें उसी ताप पर, ठीक है ना, वो निश्चित ताप पर विलायक में अधिक विलयन पदार्थ घोले जा सके उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोले जा सके तो उस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। ठोसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। विलयता निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। फिर से समझ लें, विलयता किसे कहते हैं, किसी ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, ठीक है ना। उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। विलयता का मान विलय तथा विलायक की प्रकृति ताप व दाब पर निर्भर करता है। उसके ताप दाब पर निर्भर करता है। विलयता का सूत्र हो जाएगा, निश्चित ताप मतलब 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की ग्राम में जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे विलयता कहते हैं। ये भी सूत्र हो जाएगा, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की ग्राम में जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे विलयता कहते हैं। विलयता का सूत्र विलय पदार्थ की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100। ठोसों की द्रवों में विलयता, निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में ठोस पदार्थ की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन का निर्माण हो सके, ठीक है ना, उसे ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं।
फिर से सुन ले। निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में ठोस पदार्थ की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिसमें संतुलित विलयन का निर्माण हो सके उस ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ताप का प्रभाव पहला है साधारण पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है ना। और दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति पर। विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलायक। किसी विलायक पदार्थ में वे पदार्थ ही विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के समान ही होती है। आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। आयनिक और ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में मिलते हैं। अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है ना। और तीसरा है विलय के कणों के आकार पर। किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी विलय हो जाती है। ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे कण हैं बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी विलय हो जाते हैं। सम आयन प्रभाव। विलयन में सम आयन की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलय लवणों की विलेयता कम हो जाती है। जैसे कम विलय लवणों की विलेयता कम हो जाती है। उदाहरण है NaCl की अपेक्षा AgCl की जल में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि क्लोराइड आयन क्लोरीन माइनस की उपस्थिति AgCl की विलेयता को कम कर देती है। कम कर देती है। गैसों की द्रव में विलेयता। अगर देखा जाए तो अधिकतम गैसें जल में विलय होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ गैसें जल के अतिरिक्त अन्य विलायकों में भी घुल जाती हैं। इसे ही गैसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। इसे अवशोषण गुणांक A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है ताप का प्रभाव। साधारणतः गैस से द्रव में विलय होती है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। ठीक है। फिर से समझ ले ताप का प्रभाव। गैस से द्रवों में विलय होती है। गैस से द्रवों में विलय होती है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाती है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो गैसों से जो द्रव है वो विलेयता घट जाती है। दूसरा पॉइंट दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो घटती है। ठीक है ना। तो गैसों की द्रव में विलेयता के प्रभाव को हेनरी नियम से स्पष्ट किया जा सकता है। अभी आगे पढ़ेंगे हेनरी नियम। गैस तथा द्रव की प्रकृति। जो गैस द्रव से अभिक्रिया कर लेती है तब उनकी विलेयता अधिक होती है, एवं जो गैसें द्रव से अभिक्रिया नहीं करती हैं तो उनकी विलेयता कम होती है। जैसे कि कोबाल्ट अमोनिया जल से अभिक्रिया करती है, अर्थात इनकी विलेयता अधिक होती है। जबकि H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इनकी विलेयता कम होती है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे और अनुप्रयोग और सीमाएं देखेंगे। हेनरी लॉ। तो हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुकमानी पाती होती है। फिर से समझ लें। स्थिर दाब पर किसी गैस की
विलेयता उस गैस के दाब के अनुपाती होती है। यदि किसी निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब P पर किसी गैस की घुलन मात्रा विलेयता m ग्राम है, तो हेनरी के नियम के अनुसार m अनुक्रमानुपाती P m बराबर KHP, जहाँ KH एक नियतांक है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा के ये H एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक है ना, ये इसी को हेनरी नियतांक कहते हैं। हेनरी नियतांक संबंधित कुछ बिंदु। हेनरी नियतांक KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप, दूसरा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक KH का मान बढ़ता है। हेनरी नियतांक KH का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। अगर हेनरी का नियतांक जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। समझ गए ना। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। इसे विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें विलय का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नियम इन गैसों के नियम मान्य नहीं है जो किसी द्रव मतलब जल में विलय होकर आयनों में विघटित हो जाती है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला है सोडा, जल या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। ठीक है ना, जो हम लोग पीते हैं बोतल। और दूसरा है अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है। ठीक है ना, पहाड़ों पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है लेकिन भूमि पर समतल स्थान पर अधिक रहता है। अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है ना, जिसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है एवं उनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। अगर जो पहाड़ों पे रहते हैं उनकी सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, उन्हें कमजोरीपन आती है, जो सबसे ज़्यादा पहाड़ पे रहते हैं, माउंटेन पर। तीसरी पॉइंट, जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। समुद्र के बाहर का दाब अधिक होने के कारण वायुमंडलीय गैसों की रक्त विलेयता बढ़ जाती है। जब गोताखोर बाहरी सतह की ओर आने लगते हैं तब दाब कम होने लगता है। दाब कब होने लगता है? दाब के कम होने के कारण रुधिर में उपस्थित गैसें नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं, जिससे कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। यह एक चिकित्सक अवस्था उत्पन्न कर देती है जिससे वेंटर्स कहते हैं। इस घातक स्थिति से बचने के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में एक प्रयोग होने वाले टैंकों में हीलियम गैस मिलाई जाती है। अब हम चौथा पढ़ेंगे। ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिसके कारण वहाँ दाब भी कम हो जाता है। इससे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम विलय होती है जिससे यहाँ के व्यक्तियों में एनोक्सिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब राउट का नियम पढ़ेंगे, गणितीय व्यंजन ज्ञात करेंगे। राउट का नियम सन 1847 ईस्वी
सन 1887 ईस्वी में वैज्ञानिक राउट ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेकों परीक्षण किए एवं उनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर राउट ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवगमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउट का नियम कहलाता है। ठीक है। माना किसी विलायक का वाष्प दाब P एवं उसके अणुओं की संख्या n हो तो इसमें विलय पदार्थ के n अणु मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब Ps है तो वाष्प का दाब आपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS बटे PO। अब विलयन में विलायक का मोल प्रभाज n बटे n प्लस n। तब राउट के नियमानुसार PO माइनस PS बटे PO बराबर n प्लस स्मॉल n। यही है मोल प्रभाज। इस समीकरण को राउट के नियम का समीकरण या राउट का सूत्र कहते हैं। यह समीकरण उस विलयन के लिए ही मान्य है जिसमें अवाष्पशील विलयन घुले हों। ठीक है ना। 1 माइनस PS बटे PO बराबर n बटे n प्लस स्मॉल n। 1 माइनस PS बटे PO बराबर 1 माइनस स्मॉल n बटे कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। PS बटे PO बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस n या PS बराबर PO ब्रैकेट में कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस n। उपरोक्त सूत्र के आधार पर राउट का नियम इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात PS अनुपाती कैपिटल N बटे n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि W ग्राम विलय पदार्थ W ग्राम विलायक में घुले हो तो N बराबर W बटे M तथा N प्लस W बटे M, जहाँ M विलय अणु भार तथा M विलायक अणु भार है। स्मॉल m विलय अणु भार और कैपिटल M विलायक अणु भार। ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण में स्मॉल n कैपिटल N के मान रखने पर PO माइनस PS बटे PO बराबर W बटे स्मॉल m W बटे स्मॉल m प्लस W बटे कैपिटल M। यह राउट के नियम का गणितीय व्यंजक है। ठीक है। तनु विलयन के लिए PO माइनस PS बटे PO बराबर n स्मॉल n बटे कैपिटल N। PO माइनस PS बटे PO बराबर W बटे W कैपिटल M बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W, जहाँ PO शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, N विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलय मोलों की संख्या, W विलय भार और M विलय अणु भार, कैपिटल W विलायक भार, कैपिटल M विलायक का अणु भार। समझ गए।
नोट: यदि अणु भार तथा भार ज्ञात न हो एवं मोल प्रवाह ज्ञात हो तो राउट का नियम PS बराबर PO इंटू एक्स, जहाँ एक्स विलायक का मोल प्रवाह है। ठीक है, ये भी सूत्र है। राउट के नियम के सीमाएं: राउट के नियम तनु विलयन के लिए मान्य है। सांद्र विलयन राउट के नियम को विचलन दर्शाता है। ठीक है ना, सिर्फ तनु विलयन के लिए मान्य है। असांद्र विलयन राउट के नियम से विचलन दर्शाता है। और दूसरा पॉइंट, विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउट का नियम लागू नहीं होता है। अपघट्य के विलयनों पर राउट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, यह नियम केवल अवाष्पशील विलयन के विलायकों पर लागू होता है। चौथा पॉइंट, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, ताप स्थिर रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, आदर्श विलयन पर नहीं। आदर्श विलयन पर ही लागू होगा, आदर्श विलयन पे नहीं। मूलरता क्या है, इसका सूत्र पढ़ेंगे। ये सब मूलरता कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलयन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मूलरता कहते हैं। जिससे मूलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यदि किसी विलयन का आयतन V लीटर हो एवं उसमें विलेय के n मोल उपस्थित हो तो मूलरता M बराबर N बटे V मोल प्रति लीटर। मूलरता स्मॉल n बटे V आयतन। यदि W विलेय का अणु भार मतलब ग्राम में, तो V विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो M विलेय का अणु भार ग्राम में तथा M विलयन की मूलरता हो कैपिटल M विलयन की मूलरता। ठीक है, स्मॉल m विलेय का अणु भार, तो M बराबर W बटे M इंटू 1000 घाते और 1000 बटे V मूलरता का मात्रक मोल लीटर होता है। ये भी सूत्र हो जाएगा। कैपिटल M बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 1000 घाते 1000 बटे V, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मूलरता के उदाहरण, जैसे उदाहरण देख लें। पहला है, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम मिली होता है, अर्थात 1 मिली का भार 1 ग्राम होता है। तो जल की सांद्रता 1000 ग्राम प्रति लीटर, तो शुद्ध जल की मूलरता सांद्र G प्रति L बटे अणु भार। तो क्योंकि जल H2O का अणु भार 18 होता है, तो मूलरता बराबर 1000 बटे 18, तो मूलरता 55.55 अति शुद्ध जल की मूलरता 55 होती है। ठीक है, तो मूलरता के अंकित प्रश्न। उस विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए जिसकी 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया हो। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl के मोलों की संख्या, भार और अणु भार। तो जब ये करेंगे KCl का अणु भार निकालेंगे, तो हम निकालते हैं कि आपका पोटेशियम हो जाएगा 29, इसका वो हो जाएगा अणु भार। ठीक है, और कैल्शियम पूरा जोड़ने पर 74.5 होता है। तो कैल्शियम के मोलों की संख्या, पहले भार लिखेंगे जो दिया है, भार 7.45, और फिर उसके बाद अणु भार लिखेंगे कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड का। लिखने के बाद फिर उसके बाद हल करेंगे
तो 0.1 मोल होगा। अतः विलयन की मोलरता, फिर उसके बाद विलयन की मोलरता निकालेंगे। मोल गुणे 1000 बटे आयतन, तो n तो मिल ही गया है, तो 1.1 आयतन एक 500 है मिलीलीटर। तो 0 से 0 जब काटेंगे तो बचेगा 10, फिर उससे गुणा कर देंगे। हाँ, फिर 10 बचेगा तो 2 दाएं में काट देंगे, ठीक है। तो फिर 2 बचेगा 0.2 मोल लीटर। तो 2.585 ये दूसरा क्वेश्चन है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर विलयन की मोलरता होगी। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, NaCl। सूत्र है मोलरता M बराबर W स्मॉल w बटे m इंटू 1000 बटे V, जहाँ भार W का है, ठीक है, 5.85 ग्राम और अणु भार है m। अणु भार m दिया है NaCl, Na का हो जाएगा 23 सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5, जब जोड़ेंगे 58.5, तो आयतन आपका दिया है V 250 मिलीलीटर, ठीक है। तब आपका हो जाएगा, तब सूत्र में रख देंगे 5.85 8.5 तो 0. और जब वो करेंगे इसे तो काट देंगे, फिर आंसर आ जाएगा 0.4 मोल मीटर लीटर। विलयन की मोलरता 0.4 मोल प्रति लीटर है। अब हम मोललता किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोलरिलिटी, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलो में, ठीक है ना। ये सूत्र हो जाएगा, याद कर ले, विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान किलो में। नोट, अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाए तो 1000 से गुणा नहीं होगा। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा करनी चाहिए, ग्राम में होगा तभी। और किलोग्राम में लिया जाए तो 1000 से गुणा नहीं होगा, ये ध्यान दिए रहें। ये आपके सुविधा के लिए मैंने लिखा है। जैसे मोललता विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, तब 1000, चूँकि मोलों की संख्या भार बटे अणु भार होता है, मोलों की संख्या भार बटे अणु भार, तब मोललता के सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मोललता विलेय का भार बटे अणु भार बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। मोललता M बटे W इंटू 1000 M ग्राम। मोललता का मात्रक मोल किलोग्राम होता है, ठीक है। उपयुक्त सूत्र में मोललता को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल विलीन है तो विलेय की मोललता 1 ही होगी। मोलरता और मोललता में अंतर। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी विलयन की मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है।
जबकि विलयन की मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, मोलरता होती है ताप के साथ परिवर्तित। मोलरता के अंकित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। पहला है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम विलयन में घोला गया है। ठीक है, हल करना। NaCl के मोलों की संख्या, NaCl का भार, ठीक है, NaCl का अणु भार। तो NaCl का अणु भार जब हल करेंगे 23 58.5, अतः NaCl की मोलों की संख्या तो वो तो दी हुई किया है, ग्राम में 11.7 मोलों की संख्या। अब फिर हल करने पर 1.2 मोल है। ठीक है, फिर विलयन की मोलरता, तो फिर आपका सूत्र हो जाएगा मोलों की संख्या। अब विलायक का भार, तो मोलों की संख्या विलायक की भार, तो विलयन की मोलरता 0.2 इंटू 10⁻1000। और यहाँ दिया है क्वेश्चन में 500 ग्राम विलयन। फिर हल करेंगे, विलयन की मोलरता 4.0 मोल किग्रा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हल, सूत्र M बराबर W इंटू 1000/m, वही कैपिटल M। भार है आपका 7.45 पोटेशियम क्लोराइड, मतलब P पोटेशियम का 15 क्रमांक होता है, और क्लोराइड Cl 35.5, तो 35.5, फिर जब अणु बाहर निकालेंगे तो 34.5 आ जाएगा। और विलायक का भार M बराबर 250, तो विलयन की मोलरता का सूत्र रख देंगे। विलायक तो दिया है 250, हाँ, तो रखने के बाद हल करेंगे 0.4 मोल किग्रा, आंसर। अब हम मोल अंश, मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज मतलब अंश। विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहते हैं। फिर से समझिए कि विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलय का मोल प्रभाज स्मॉल m बटे n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक का मोल प्रभाज अपोजिट कैपिटल M बटे स्मॉल n बटे कैपिटल N, अरे बटे बोल रहे हैं, कैपिटल N बटे कैपिटल प्लस स्मॉल n। मोल प्रभाज मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। मोल अंश का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, ना ही मात्रक होता है, ना ही ताप पर निर्भर करता है। माना विलय का भार W तथा विलायक का भार कैपिटल W है एवं विलय का अणु भार M है तथा विलायक का अणु भार कैपिटल M है। ठीक है, तो विलय के मोल W बराबर M, विलायक के मोल कैपिटल W बटे कैपिटल M, तब विलय का मोल प्रभाज W प्रति M बटे W प्रति M प्लस कैपिटल W प्रति कैपिटल M। विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल W प्रति M बटे कैपिटल W प्रति M प्लस स्मॉल w प्रति स्मॉल m। नोट, किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव एक है।
विलयन का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1। अब सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन 54 54 ग्राम 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दिया है जल H2O, जल H2 का अणु भार H2 का अणु भार तो 2 गुणे 1 16। H2O होगा, जल का सूत्र H2O होता है, यहाँ O रहेगा, ठीक है ना। H2O खबर 2 1 2 होगा और 8 16 18 होता है H2O, ठीक है ना। तो तब जल के मोलों की संख्या n बराबर मोलों की संख्या बड़े अणु भार और अणु भार तो H2O, और जब दिया है 34 अब बट्टे 18, तब जब इसे काटेंगे पीटेंगे तो 3 मोल आ जाएगा। अब NaCl, अरे सोडियम क्लोराइड निकाला है NaCl 23 प्लस 35.5 58.5 तो मोलों की संख्या का सूत्र लगा दें NaCl का भार और NaCl का अणु भार। तो अणु भार हमने निकाला है 58.5 और भार तो दिया है 58.5, जब कट जाएगा तो 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज H2O के मोल तथा H2O के मोल प्लस NaCl के मोल, ठीक है। तो जब रखेंगे 3 + 1 तो जल का मोल प्रभाज 3/4 तथा जल का मोल प्रभाज जब हल करेंगे 0.75, ठीक है। तथा जल का मोल प्रभाज NaCl के मोल प्लस H2O के मोल प्लस NaCl के मोल, जब रखेंगे NaCl का मोल प्रभाज तब 1/1 प्लस या 3, ठीक है ना। तो NaCl का मोल प्रभाज 1/4, NaCl का मोल प्रभाज 0.25, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, जल में ऑक्सीजन O2 का विलयन 32% है, तब विलयन में जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज बताइए। जल में O2 की मात्रा 32 16 32, ठीक है ना, 32। तब जल की मात्रा प्रतिशत में है तो पहले माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे 58% आ जाएगा। ऑक्सीजन के मोल, भार और अणु भार, ठीक है ना, 32/32 1 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। एक मोल आ जाएगा। जब ऑक्सीजन करेंगे ऑक्सीजन के मोल, मतलब कि भार तो आपको दिया ही है 32, ठीक है 32, और ऑक्सीजन का निकाले ही है 32, जब इसे काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तथा जल के मोल, भार दिया है 58, 32 में से -100 किए हैं, 100 में से -32 तो 58 68, फिर अणु भार जल का 18, जब इसे भाग करेंगे तो 3.78 मोल आएगा। तब ऑक्सीजन का मोल प्रभाज 1/n +
1 प्लस 3.7 जब हल करेंगे तो इतना, और जल का मोल प्रवाह 1 माइनस 0.209, ठीक है ना। तब ये करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अरे यार, अब हम आदर्श और आदर्श विलयन क्या है, आदर्श आदर्श अनादर्श विलयन क्या है ये पढ़ेंगे। आदर्श विलयन वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के गुण, पहला है आदर्श विलयन बनाने में मिश्रित एथलीपी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, डेल्टा एच बराबर 0। दूसरा पॉइंट, आदर्श विलयन के मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, डेल्टा वी बराबर 0। तीसरा पॉइंट, आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण बराबर होने चाहिए। समझ गए। आदर्श विलयन के उदाहरण, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन, ठीक है। बेंजीन और लोइसिन का विलयन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का विलयन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन, ये उदाहरण है। अनादर्श विलयन, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब राउट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो अधिक होता है या कम होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में समान नहीं होता है। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो यह विलयन राउट के नियम को ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अनादर्श विलयन में अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। अनादर्श विलयन के उदाहरण, एथिल एल्कोहल और एसीटोन का विलयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का विलयन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, आदर्श विलयन प्रत्येक ताप पर सांद्रता पर राउट के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन प्रत्येक ताप सांद्रता पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन का परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन राउट के नियम से कोई विचलित प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलित प्रदर्शित करता है। बेंजीन और टोल्यूइन का विलयन एक आदर्श विलयन है, जबकि एथिल एल्कोहल और एसीटोन का विलयन एक अनादर्श विलयन है। समझ गए ना। बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन है, एथिल एल्कोहल एसीटोन ये अनादर्श विलयन है। अब हम अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्यक गुणधर्म, विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। इनमें विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, विलेय प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। अणु संख्या के 4 भाग में बांटा गया है। पहला है
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण में दाब। ठीक है। नोट: अणु संख्या गुणधर्म के चारों प्रकार पर अलग से एक एक। पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। समझ गए ना? अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय की मात्रा के अनुकमानुपाती होता है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ एवं इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब पीएस है तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर पीओ माइनस पीएस तथा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी माइनस पीएस बटे पीओ। जब विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो वाष्प दाब अधिक होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक में वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है ना? अब क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगा। अगर कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है या मिला दिए हैं तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यदि विलायक का क्वथनांक T1 तथा विलयन का क्वथनांक T1 है, समझ गए ना? तो T1 2 है तो ये 1 नहीं रहेगा जी। अरे 1 नहीं रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है ना? क्वथनांक में उन्नयन T2 माइनस T1। हिमांक में अवगमन। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम रहता है, अतः विलायक का हिमांक कम हो जाता है। विलायक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन बराबर K इंटू W बटे M इंटू 1000 बटे W, जहाँ K मोलल अवगमन स्थिरांक, W या विलय का भार, M बराबर विलय का अणु भार W बटे विलायक का भार। ये सूत्र हो जाएगा हिमांक में अवगमन का K इंटू W बटे M। W है विलय का भार, स्मॉल W विलय का भार, स्मॉल M विलय का अणु भार। समझ गए ना? स्मॉल W विलय का भार और स्मॉल M विलय का अणु भार और कैपिटल W विलायक का भार। परासरण दाब। जब अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज़्यादा सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह प्रसारण कहलाता है। अर्थात अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश
को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। समझ गए ना। अर्धपराशर झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश करने से रोका जाए, उसी रोके जाने में जो बाह्य बल लगता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। यह चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है। इनसे संबंधित प्रश्न हर साल वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इन्हें जरूर याद करें। यह हो सके तो इन चारों के नाम याद रखें, चूंकि प्रश्न में अणुसूचक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवगमन क्या है? जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवगमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवगमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। किसी विलयन का वाष्प दाब उसने विलयन विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें विलीन विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वाष्प दाब में अवगमन अनुक्रमानुपाती विलेय की मात्रा। यदि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलीन करने पर विलायक का वाष्प दाब Ps है एवं उसमें उपस्थित विलायक का वाष्प दाब PO है, तो वाष्प दाब में अवगमन PO - PS वाष्प दाब में अवगमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवगमन कहते हैं। अर्थात वाष्प दाब में अपेक्षित अवगमन PO - PS बटे PO। नोट: राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित अवगमन विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, अर्थात PO - PS बटे PO बराबर मोल प्रवाह। चूंकि मोल प्रवाह n बराबर n प्लस N होता है, तब PO - PS बटे PO बराबर n बटे n प्लस N, जहाँ n विलेय की मोलों की संख्या और N विलायक के मोलों की संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि मोलों की संख्या भार बटे अणु भार होता है, तो n बराबर W बटे m। वो हो गया आपका विलेय के लिए। ये विलायक के लिए W बटे M। तो दो वाष्प दाब में अपेक्षित अवगमन PO - PS बटे PO बराबर W बटे M बटे W बटे M प्लस W बटे M। तनु विलयन के लिए PO - PS बटे PO बराबर n प्लस N, या PO - PS बटे PO बराबर W बटे M इंटू W बटे M बटे W। स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल M विलेय का अणु भार। स्मॉल w भार हो जाएगा, ठीक है ना, विलेय का भार, और स्मॉल m हो जाएगा विलेय का अणु भार, और कैपिटल M हो जाएगा विलायक का अणु भार, और कैपिटल W हो जाएगा विलायक का भार। ध्यान दें, यह जो ऊपर बॉक्स में सूत्र है, यह सूत्र से संबंधित अंकित प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखें। एक प्रश्न नीचे भी दिया गया है जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका अणु भार 160 है, उसके 16 ग्राम भाग को 100 ग्राम जल में विलीन कर दिया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, जबकि जल का वाष्प दाब 18 mm है।
दिया है विलेय का भार W 16 ग्राम और विलेय का अणु भार M, ठीक है ना, M कैपिटल M 160। जल का भार कैपिटल W 100 ग्राम। जल का अणु भार 18 होता है, ठीक है। जल का वाष्प दाब P 18 mm। तो वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है। तो राउट के नियम अनुसार मान रखने पर 18 माइनस PS वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है। तो 18 ते W और स्मॉल W दिया है 16 और स्मॉल M दिया है 160, ठीक है, इंटू 18। जब हल करेंगे तो 0.324 यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से काट दिए, जब इससे काट दिए तो हल करने पे इतना आएगा। अतः विलयन का वाष्प दाब 17 mm होगा, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? इसका सूत्र मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक का उन्नयन जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलीन किया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। विलायक के वाष्प दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक क्वथनांक से अधिक हो जाता है, अर्थात शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय के घुलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह तो आप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान बराबर हो जाता है तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसे उदाहरण से समझे, जैसे कि H2O का क्वथनांक 273 केल्विन होता है, तो इसका अर्थ है कि जल का वाष्प दाब 273 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यदि किसी विलयन में विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलय का क्वथनांक T2 है तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1। किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB विलयन में विलय की मोललता M के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती M या डेल्टा TB बराबर के BM के भी एक स्थिरांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। चूँकि मोललता M बराबर W बटे M इंटू 1000 बटे W हो तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक डेल्टा TB बटे 1000 इंटू KB इंटू W बटे M बटे W, ठीक है ना। किस उसी को पुट कर दिए हैं बस। जहाँ W विलय का भार, M विलय का अणु भार, W विलायक का भार, ठीक है। ये सूत्र है इम्पोर्टेंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलयन पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TB 1000 इंटू KB इंटू W बटे M इंटू W
यहाँ केवी मोलर विलियन स्थिरांक है। हम क्या समझ गए ना। नोट: मोलर उत्तेजन स्थिरांक पर और मोलर उत्तेजन स्थिरांक दोनों समान ही हैं, दोनों एक ही जैसे ही लगते हैं, सूत्र भी समान है। बस अंतर यह है कि जहाँ मोलर उत्तेजन स्थिरांक होगा वहाँ 1000 से गुणा होगी और जहाँ मोलर उत्तेजन स्थिरांक होगा 100 से गुणा होगी। दोनों के सूत्र देखें। 6 ग्राम यूरिया को 400 ग्राम जल में मिलाकर प्राप्त विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जबकि जल का मोलर उत्तेजन स्थिरांक 0.56 प्रति किलोग्राम है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, ठीक है ना, याद दिया है। तो यूरिया का भार 6 ग्राम है। 6 ग्राम यूरिया और यूरिया का अणु भार हो जाएगा 60, ठीक है, पूरा गुणा भाग करने पर। और जल का भार W दिया है, जल का भार W वही 400 ग्राम। मोलर उत्तेजन स्थिरांक दिया है 0.56 प्रति किलोग्राम। तो सूत्र रख देंगे, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। तब मान रख देंगे 1000 केवी तो दिया ही है 0.56 और वो भार दिया है 6 और 60 दिया है अणु भार, वही हम अणु भार, और डब्लू दिया है विलेयता का अणु भार 400 ग्राम। जब हल करेंगे तो टीवी बराबर 0.14 आता है। यह पूरे विलयन का क्वथनांक नहीं है, क्योंकि जल का क्वथनांक 273 केल्विन तथा 100 केल्विन होता है। तो क्वथनांक 100 प्लस 0.44 से करेंगे तो इतना उत्तर होगा, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा। 100 से आपको और 100 से आपको जोड़ देना है। अब हम हिमांक में अवनमन क्या है, विलय के अणु भार में संबंध, मोलर हिमांक बिंदु, ये हम पढ़ेंगे। हिमांक में अवनमन: जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवगमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। यदि किसी विलयन में विलायक का हिमांक T1 व विलयन का हिमांक T2 हो तो हिमांक में अवगमन डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। विलयन विलायक का हिमांक में अवगमन विलयन में विलय की मोलरता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती m। डेल्टा TF बराबर KF m, जहाँ KF एक स्थिरांक है जिसे मोलर हिमांक अवगमन स्थिरांक कहते हैं। यदि m बराबर 1, डेल्टा TF बराबर KF, अर्थात यदि विलयन की मोलरता एकांक है तो इस दशा में हिमांक अवगमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में अवगमन के बराबर होता है। हिमांक अवगमन तथा विलयन के अणु भार में संबंध: चूंकि m बराबर W बटे m
इंटू 1000 बटे डब्लू होता है, तब डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्लू बराबर 1000 बटे एम इंटू डब्लू, जहाँ के एफ बराबर मोलल अवगमन स्थिरांक, एम बराबर विलयन का अणुभार और डब्लू है विलय का भार और कैपिटल डब्लू विलायक का भार। यही हिमांक अवगमन विलय के अणुभार के बीच का संबंध है। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। के एफ बराबर डब्लू इंटू 1000 बटे एम बटे डब्लू। ठीक है। मोल अवगमन स्थिरांक किसी विलयन के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को विलायक का मोलल अवगमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। ATF बराबर के एफ इंटू 1000 इंटू डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू, जहाँ के एफ मोलल अवगमन स्थिरांक है। इसका मात्रक केल्विन की ग्राम प्रति मोल होता है। जल का हिमांक 273 केल्विन, मोलल अवगमन स्थिरांक केल्विन और मोलर अवगमन स्थिरांक 1.86 होता है। अंकित प्रश्न देखेंगे। 500 ग्राम बेंजीन में कोई कार्बनिक यौगिक 0.643 ग्राम मिलाया जाता है, जिसका अणु भार 156 है, तो हिमांक की गणना कीजिए, जबकि के एफ का मान 5.12 केल्विन की ग्राम मोल है। विलय का भार दिया है डब्लू 0.643। ठीक है। और विलय का अणु भार 156, विलायक का भार 50 ग्राम, कैपिटल डब्लू। मोलल अवगमन स्थिरांक के एफ 5.12 5.112 केल्विन की ग्राम मोल और हिमांक की गणना करना है। डेल्टा टी एफ सूत्र यही है, यही सूत्र पुट कर देना है। पुट करने के बाद काटने पीटने के बाद 0.442 केल्विन आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। परासरण दाब क्या है? परिभाषा, उदाहरण, चित्र ये देखेंगे। परासरण विलायक के अणुओं का अर्थ परागमय झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह प्रसारण कहलाता है। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अर्धपरागण झिल्ली वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणुओं का ही प्रवाह होता है, अर्थात उनमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार निकल सकते हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं का प्रवाह नहीं होता है। सिर्फ इनमें विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, विलेय के अणुओं का प्रवाह नहीं होता है। अर्ध परागीय झिल्ली कहलाती है। ठीक है ना। प्राशन दाब अर्धपरागीय झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाह्य बल को प्राशन दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। डबल आई वही P से प्रदर्शित करते हैं। प्राशन दाब एक अणु संख्यक के गुणधर्म है। ठीक है ना। प्राशन किसे कहते हैं यही समझ लीजिए। विलायक के अणुओं का अर्ध परागीय झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलय की ओर प्रवाह प्राशन कहलाता है। ठीक है ना। समझ गए ना। प्राशन दाब दिए गए दाब पर मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। मोलरता के P बराबर MRT, M मोलरता, R गैस नियतांक। ठीक है ना। चूंकि यह मोलों की संख्या बटे आयतन मोलरता N बटे V होता है, तब प्राशन दाब P बराबर N बटे V RT
परंतु मोलों की संख्या भार बराबर अणु भार होता है। तब प्राणसण दाब P WRT mv बटे mv, ठीक है ना, उसी में पुट कर दी, जहाँ W विलय का भार, m विलय का अणु भार। प्राणसण दाब का जैविक महत्व। पौधे एवं जीव जंतुओं का शरीर अनेकों संख्यक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तब सभी कोशिकाओं में एक द्रव भरा रहता है जिसमें कोशिका द्रव कहते हैं। इन कोशिकाओं की दीवारें एक अर्धपराग झिल्ली का कार्य करती है। यह झिल्लियाँ अपने में से जल का ही प्रवाह होने देती है। उनमें उपस्थित प्रोटीन एंजाइम आदि को रोक देती है, अर्थात जल का भूमि से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के जड़ों से पौधों के तनों में प्रवाह प्रसारण के कारण ही होता है। प्रसारण दाब के नियम। प्रसारण दाब के 3 नियम हैं। बॉयल बाउट आउट नियम, चार्ल्स बाउट आउट नियम, अवेग्रो बाउट आउट नियम। बॉयल बाउट आउट नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुकमानुपाती होता है। फिर तो समझ ले, स्थिर दाब पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुकमानुपाती होता है। P अनुकमानुपाती C, ठीक है ना। चूंकि विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में ही व्यक्त करते हैं, तो P अनुकमानुपाती 1/T, जहाँ N P बराबर PV के नियतांक है, ठीक है। चार्ल्स बाउट नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के अनुकमानुपाती होता है, ठीक है ना। उसमें अर्थात N अनुकमानुपाती T, P बराबर KT के नियतांक है। अब अवग्रोदो वाट आउट नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो तनु विलयन के ताप व प्रासरण दाब समान है, तो विलयन के समान आयतन में विलयन के मोलों की संख्या भी समान होगी, अर्थात P1 बराबर P2। अल्प व अति पराशरी विलयन। जब दो विलयन में एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे के प्रासरण दाब से कम या ज़्यादा होता है, तो जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, एवं जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। विसरण और प्रसारण में अंतर। प्रसारण में अर्धपरागमय झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में अर्धपरागमय झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रसारण की प्रक्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होती है, जबकि विसरण की प्रक्रिया ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होती है। प्रसारण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, जबकि विसरण में विलायक एवं विलेय दोनों के अणु गति करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हुआ। 1 शॉर्ट वीडियो था। आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में से सब फंस जाएगा इस चैप्टर में।